हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2026 का एक अनसॉल्व पेपर। इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, इसका डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है आपके लिए। ये 2026 का पेपर होने वाला है, जीव विज्ञान का पेपर। 23 तारीख के लिए आपका एग्जाम है, 23 फरवरी को आपको एग्जाम। उस एग्जाम में ये पेपर आने वाला है। ऐसा ही पेपर सेम आपके लिए आपके एग्जाम देखने को मिलेगा। आज मैं इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ। ये पेपर मैंने इस पेपर के आधार पर बनाया है। जैसे ये पेपर ये 2025 का पेपर है, सेम इसी आधार पर मैंने ये पेपर बनाया है पूरा। इसका आपके लिए सोल्यूशन भी मिलेगा। देखो आपसे हर हर इसका मतलब डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें। सभी को सोल्यूशन में है। ऐसी बात करते हैं तो हर हर क्वेश्चन का इसमें हर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है इसमें। हर क्वेश्चन का इसमें आंसर लिखा हुआ है। तो आपको ये मैच कराने वाला हूँ, तो बने रहे आज मेरे साथ। हम सबसे पहले देखते हैं कि पेपर होता है उसमें होता क्या है। इस पेपर में सबसे ऊपर होता है आपका रोल नंबर पड़ता है। चाहे आपको रोल नंबर होता है, चाहे जो भी रोल नंबर वो बात करते हैं। कोई रोल नंबर हो आपका, मान लो 22, 45, 65, कोई भी आपको रोल नंबर हो, जैसे बात करें कोई भी रोल नंबर पड़ता है सबसे ऊपर। उसका बात करते हैं, इसमें पड़ता है आपका नाम। जो भी आपका नाम होता है वो आपका नाम पड़ता है इसमें। यहाँ पे मैं कोचिंग का नाम लिख देता हूँ, राज बोर्ड क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे भी कोचिंग का नाम है राजबोर्ड क्लासेस। इसी प्रकार से आप देखने को मिलेगा ये पेपर होता है। इस पे एक यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ होता है, 153 कोड लिखा होता है। ठीक, जैसे हर पेपर में लिखा होता है सेम है। एक ही कोड होता है, पेपर कोड ही होता है। पेपर कोड होता है ये वाला। ये इसमें लिखा हुआ है 344 DR। ये हर जगह का अलग अलग होता है। बात करें तो ये 348 केजे है। तो जो जितने भी सेट होते हैं, सभी पेपर होते हैं, सभी अलग अलग पेपर आते हैं। हर जिले में अलग अलग पेपर आते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश 7 सेट बनती है, तो उनके उसी में से एक प्रकार का ऐसा भी सेट आता है। तो आपके लिए इसी प्रकार का जो पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे आज हम शुरू करते हैं क्या एग्जाम होने वाला, तो कैसे कैसे पेपर आता है, इसका डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो देखो इसमें समय कितना मिलता है। समय की बात करें तो इसमें समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है। अगर समय की बात करें तो समय कितना मिलता है इसमें, 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है। ठीक, और ये यहाँ पर जीव विज्ञान लिखा होता है, तो आप बताइए जीव विज्ञान लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जीव विज्ञान पेपर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपको पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कितने, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, सॉरी 70 नंबर का पूर्णांक होता है। जो आपका ये पेपर होता है कितने नंबर, 70 नंबर पेपर होता है। ये वाला पेपर कितना, 70 नंबर पेपर होता है। उसमें आपके 30 नंबर होते हैं। जो 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर आपको कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल से। वो आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं, वो आपके कॉलेज में होता है। वो प्रैक्टिकल से आपके लिए 30 नंबर मिलते हैं। 30 और 70 मिला के आपको टोटल 100 नंबर का होता है। और आपका टारगेट होना चाहिए 100 में से कम आपको 95 नंबर तो लेके आने हैं। आपको 95 नंबर लेके आने बायोलॉजी में, तब आपका अच्छा माहौल बनेगा। अब बात करते हैं आगे। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे तो इसमें कितने 97 नंबर आए थे। 100 में से मेरे 97 नंबर आए थे। आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी कितने नंबर आने वाले हैं। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। इस पेपर का सोल्यूशन आज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे ऊपर एक नोट लिखा होता है, इसमें लिखा होता है प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए नियत किया था। जो परीक्षार्थी होते हैं वो प्रारंभ कितने, उनको 15 मिनट पढ़ना चाहिए पेपर। उसके बाद होता है सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। और ये दूसरा निर्देश होता है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुष्टि में नामांकित रेखा चित्रों का रेखा चित्रों द्वारा भी किए जो रेखा चित्र होते हैं वो भी आपको करना होता है। ठीक, और बाद में इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के आगे क्या लिखा होता है, उसका नंबर लिखा होता है, कितने नंबर का है। इस बात ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पराकण की बाह्यचोल बनी होती है, तो उसमें सबसे आगे लिखा हुआ है एक नंबर है। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन का एक मतलब हर क्वेश्चन का जो नंबर होता है, कितने नंबर का, वो सबके आगे लिखा होता है। बात करें लघु जो धीरोत्तरी है, धीरोत्तरी में जो 5 नंबर है, तो उसके सामने लिखे हुए 5 नंबर का है। तो इसी प्रकार से सभी में लिखे हुए होते हैं, सभी में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें किसी ने मैसेज करा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है। तो पहला इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है परागकण की बाह्यचोल। जो परागकण है, परागकण की बाह्यचोल किससे बनी होती है। और ये कितने नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पी। सबसे पहले बहुविकल्पी आते हैं 4, तो उसमें से पहला बहुविकल्पी पूछा है कि परागकण की बाह्यचोल किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है, आपको बताओ, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। तो इसमें कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें स्पोरोपोलिन सही आंसर होगा। ठीक है, स्पोरोपोलिन क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, और अगर बात करें अंताचोल, तो अंताचोल बनी होती है पैक्टोसोलस बनी होती है। ठीक है, इससे पूछा है इससे पूछा है बाह्यचोल, तो बाह्यचोल स्पोरोपोलिन और अंताचोल पैक्टोसोलस बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। तो कौन सा, एक पूछा कौन सा नहीं है,
इसमें पूछा कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, तो नहीं कौन सा है इसमें तो बात करते हैं। पहले बात करते हैं होते कौन कौन से, होते पहला होता है UAA, फिर होता है UAG और UGA, ये तो होते हैं स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। ये कौन सा होते हैं, ये स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। और कौन सा नहीं होता है इसमें से, तो कौन सा नहीं है, UAA, UAG, UGA, ये क्या इस दिन स्टॉप कोडॉन है, ये कौन से स्टॉप कोडॉन है। अब बात करें AUG है, ये कौन सा, ये स्टॉप कोडॉन है, ये क्या टर्म, ये है स्टार्ट कोडॉन है, ये कौन सा कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे से क्वेश्चन पूछा, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो वातावरण में कुछ मौजूद जो एंटीजन होते हैं इनके प्रति प्रतिरक्षा की अंतर्क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो क्या होती है, एलर्जी होती है, क्या होती है, एलर्जी होती है, ठीक है। तो उसमें ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पीसीआर का क्या तात्पर्य है, जो पीसीआर होता है उसका क्या तात्पर्य है, उस पर अभी फुल फॉर्म पूछे गई है। आपके लिए मैंने सभी फुल फॉर्म अपने जो एक वीडियो मैंने कराई थी, उस वीडियो में लगभग 15 से 20 फुल फॉर्म आपको कराई है, और वो 6 से 7 मिनट की वीडियो है, 6 से 7 मिनट की वीडियो है वो, ठीक है। वो वीडियो अगर आप बाहर से आके देख लेते हो, वीडियो जाके देखते हैं, तो आपके लिए एग्जाम में कोई फुल फॉर्म है उससे नहीं छूटेगी, क्योंकि वो मैंने सभी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म कराई है, जितनी 5 साल में आई है, तो उनमें सब कराई है मैंने, और कुछ और भी कराई है इंपोर्टेंट। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपकी सभी जो फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा है कि पीसीआर फुल फॉर्म क्या, पीसीआर फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब बात करें ये क्वेश्चन जो भौतिक क्वेश्चन थे, भौतिक क्वेश्चन इसमें 4 आते हैं, ठीक है। इस पेपर में भौतिक क्वेश्चन कितने 4 आते हैं, तो चारों तो हो गए, इसमें 4 भौतिक क्वेश्चन थे, तो ये चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गए हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आते हैं इसके बाद दीर्घ प्रश्न, कौन से आते हैं, अति लघु क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन आते हैं, अति लघु क्वेश्चन आते हैं, वो कितने होते हैं, अति लघु 5 होते हैं, कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, और ये कितने, ये भी एक एक नंबर के होते हैं, ये अति लघु होते हैं, ये भी कितने कितने नंबर के, एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें पहला क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम होता है इसके किनारे पर उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली नुमा संरचना का विस्तार क्या कहलाता है। मुझे इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम क्या होता है, तो ये होता है कीपक, होता है, इस कीपक की जो लास्ट में क्या होता है, ये उंगली नुमा संरचना होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फिमरी, इन्हें फिमरी कहते हैं, कहते हैं हिंदी में झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, फिमरी या फिर झिल्ली कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, झिल्ली या फिर झिल्ली या फिर फिमरी या फिर झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन है, आप अगर वन लाइनर लिखे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर या तो एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर एक ऐसे करके लिख सकते हैं कि झिल्ली होता है, बस सही इतना करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभावता को दर्शाता है, कौन सा फूल होता है वो, उसका नाम बताइए अपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है, तो होता है मिराबिलिस जलापा, कौन सा होता है, मिराबिलिस जलापा होता है, कौन सा होता है, आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, वो कौन सा फूल होता है, वो होता है मिराबिलिस जलापा, या उसे कहते हैं, या फिर होता है गुलाबास, ठीक है, उसे कहते हैं गुलाबास कहते हैं, ठीक है, गुलाबास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी क्वेश्चन क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 5 नंबर में आते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दोहरी निषेध क्या होती है, जो दोहरी निषेचन होती है ये क्या होती है, अब आपको पता होगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है, एक जो आपको पता हो जो ट्यूब केंद्र होती है, ट्यूब नलिका होती है, ये कहते हैं पराग नलिका, इसे कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका 2 केंद्र को होते हैं, 2 नर केंद्र को होते हैं, तो एक पहला नर केंद्र को होता है, वो करता है अंडकोश का संलयन करता है, वो कैसे करता है, अंडकोश का संलयन करता है। और दूसरा जो नर केंद्र को होता है, ये कैसे संलयन करता है, ये करता है ध्रुवीय केंद्र, द्वितीय केंद्र को होती है, द्वितीय केंद्र को होता है, उसके साथ संलयन करता है। इस प्रकार जो भूकोश होता है उसमें 2 बार निश्चय होता है, तो 2 बार निश्चय होता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है भूकोश में 2 प्रकार के संलयन पाए जाते हैं, पहला होता है युग्मक संलयन, दूसरा होता है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कौन सा होता है, जो द्वितीय केंद्र होता है उसके साथ जो नर केंद्र जो नर युग्म जाता है संलयन करता है, उसे केंद्र कहते हैं, ठीक है, त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार से जो दोहरा निश्चय होता है 2 बार निश्चय होता है, इसमें जो भूकोश होता है उसमें 2 बार निश्चय होता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, दोहरा निश्चय कहते हैं, ठीक। तो ये लिखना है आपके लिए बस। बात करते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पूछा गया, यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुपम ये है, तो 3 डैश और 5 डैश दिशा में, 3 डैश और 5 डैश दिशा में पूरे स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा। इनसे पूछा है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड ये दे रखा है, तो उसके आगे जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कौन सा स्ट्रैंड होगा। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो अगर जो 3 डैश होता है, 3 डैश के सामने क्या होता है, 3 डैश के सामने होता है 5 डैश होता है, और 5 डैश के सामने क्या होता है, उसके सामने होता है 3 डैश होता है, ठीक। इसी प्रकार बात करें, अगर एडेनिन के सामने क्या होता है, उसके सामने होता है थाइमिन होता है, और थाइमिन सामने क्या होता है, थाइमिन सामने एडेनिन होता है, ठीक। इस प्रकार का
ग्वानिन के सामने होता है साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने होता है ग्वानिन होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना होता है, ठीक। अब देखो, अब ये दे रखा है सभी, तो इन सब क्या जो जो पूछा गया वही लिख देंगे। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डैश, तो 5 डैश के सामने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 डैश लिख देंगे। यहाँ पर एडोनिन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे थाइमिन लिख देंगे। यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एडिन लिख देंगे। यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन लिख देंगे, या साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एडेनिन एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन लिख देंगे, यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन लिख देंगे। और अगर बात करें यहाँ पे से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन लिख देंगे, ग्वानिन है तो साइटोसिन, या साइटोसिन है तो ग्वानिन। इसी प्रकार से पूरा स्टैंड कर देंगे, यानी इसी प्रकार से पूरा डीएनए दूसरा स्टैंड है उसका निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी आएगा। फिर इसी प्रकार से कोई भी यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना होगा, यानी सभी का स्टैंड यहाँ तक बना देना है, और लास्ट में यहाँ पे क्या 5 डैश आएगा, ठीक। इस प्रकार से हम पूरा स्टैंड बना देंगे। इस प्रकार से बनता है डीएनए का दूसरा स्टैंड होता है, वो इस प्रकार से बनता नहीं, ए के सामने टी आता है, टी के सामने ए आता है, जी के सामने सी आता है, सी के सामने ए आता है, ठीक है, सी के सामने जी आता है, ठीक। इसी प्रकार से डीएनए का पूरा खंड बन जाएगा, ठीक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एलिसा से क्या तात्पर्य है, तो एलिसा क्या है, इसके बारे में फुल फॉर्म पूछेगी एलिसा। तो एलिसा क्या होती है, एलिसा होती है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। ये क्या होती है, एलिसा क्या होती है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड होती है, ठीक। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जांच होती है, किसकी जांच हो, इसके द्वारा मलेरिया रोग होता है उसकी जांच होती है, एड्स रोग होता है उसकी जांच होती है, इन चीजों की जांच होती है। एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इनकी जांच होती है एलिसा द्वारा, ठीक है। बात करते हैं, देखो ये 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट वाले थे, अति लघु वाले क्वेश्चन थे, ये हो 5 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, 1 नंबर वाले। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं लघु उत्तरी फर्स्ट, क्या आते हैं, लघु उत्तरी फर्स्ट आते हैं। ये कितने नंबर होते हैं, ये होते हैं 2 नंबर के होते हैं। जो लघु उत्तरी फर्स्ट होते हैं ये कितने नंबर होते हैं, ये होते हैं 2 नंबर के, ठीक। जो लघु उत्तरी फर्स्ट होते हैं कितने नंबर होते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए के बीच क्या बताना है, अंतर बताना है। तो डीएनए और आरएनए के बीच हमें 2 अंतर लिखने होंगे इसमें, ठीक है। 2 लिखे, 3 लिखे, जितने आपको याद हो उतने लिख सकते हैं। तो 2 नंबर 2 नंबर 2 2 तो कम से कम लिखना ही लिखना है, ठीक है। 4 हो जाएंगे, उसके बाद 4 लाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या, तो पहला क्या होगा, पहला इसमें डीएनए का जो अंतर है, डीएनए के अंदर होगा, डीएनए में केंद्र, डीएनए होता है किसमें उपस्थित होता है, डीएनए केंद्र में उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है। अगर बात करें आरएनए, आरएनए क्या होता है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए केंद्र में उपस्थित होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, ठीक है। इसी प्रकार बात करें डीएनए में कौन सी डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है, डीएनए में कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है। और राइबो आरएनए में क्या पाई, राइबो इसमें सॉरी आरएनए में पाई जाती है केवल राइबोस शर्करा। राइबोज होती है किसमें, आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज होती है डीएनए में, ठीक। इसी प्रकार बात करते हैं डीएनए में प्राइमरीन क्षार होता है, प्राइमरीन बेस होता है वो कौन सा होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। थाइमिन पाया जाता है, इसमें कौन सा पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये आपको अच्छा लगता है, डीएनए में थाइमिन, और थाइमिन जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करें, ये अधिक स्थायी होता है, जो डीएनए होता है ये अधिक स्थायी होता है। ये अधिक स्थायी क्यों होता है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, क्यों होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इस प्रकार से होता है, तो अधिक स्थायी होता है। और इसके बाद बात करें, ये अपेक्षाकृत यानी डीएनए से कम स्थायी होता है, कहने का मतलब ये है, ये डीएनए से होता है कम स्थायी होता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए। देखो वही बात है, अगर एक लकड़ी जल्दी टूट जाती है, 2 लकड़ी तो थोड़ा लेट टूटती है, देर में टूटती है, बस वही वही सिंपल है, इसमें सिंपल बात है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। तो पहले हम देखो जनसंख्या और समुदाय, ये कितने नंबर में पूछा गया, ये 2 नंबर पूछा गया। तो दोनों के बारे में लिखना है, और थोड़ा थोड़ा लिखना नहीं, 1 लाइन लिखना है, मान लो 1 एक लाइन का लिखना है दोनों में। तो हम क्या कहें, जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या में क्या होता है, तो जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, यानी एक विशिष्ट क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, कोई भी एक जाति है, कोई एक जाति जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब कहते हैं जनसंख्या। जैसे बात करते हैं एक गांव हो गया, तो गांव में अगर इंसानों की बात करें, मनुष्यों की बात करें, तो उनकी जितनी संख्या होगी, एक निश्चित क्षेत्र है गांव, और उसमें जितनी जनसंख्या रह रही है उसको हम क्या कहें, उसके लिए हम कहेंगे जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की क्या, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यह क्षेत्र की, यह एक क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को दर्शाती है। एक विशेष क्षेत्र उसकी जो सामाजिक और आर्थिक विशेषता होती है उसके लिए दर्शाती है, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं, अगला उसमें लिखा हुआ है समुदाय। समुदाय क्या होता है, तो समुदाय में जितनी समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या आती है, बस वही सिंपल था। तो बात करें एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो समान संस्कृति, भाषा और सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समुदाय कहते हैं। यह एक सामाजिक इकाई है जो लोगों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को साझा
साझा मूल्यों पर आधारित होती है। देखो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये समुदाय होता है जो लोग होते हैं भाषा से सबके आधार पर जुड़ते हैं जनसंख्या, उसे हम कहते हैं समुदाय कहते हैं। और एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं, कोई भी जाति होती है, एक जाति होती है, उसकी जनसंख्या उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, इसका सही लिखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपके एग्जाम में पेपर एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर मिलने वाला है आपके लिए तेज पढ़ने के लिए। उसका इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन से लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के दो उपयोग लिखिए। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने नंबर में, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। जब क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कम से कम इसमें 2 लाइन तो लिखनी ही होंगी। तो वही इसमें पूछा गया, इसमें पूछा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एलएबी है, एलएबी का क्या काम है, तो एलएबी के दो उपयोग बता रहे हैं। ठीक है, तो 2 उपयोग कौन से, तो पहले से काम क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही में बनाता है, दूध के लिए दही में कन्वर्ट करता है। तो पहले क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, क्या करता है, उत्पन्न करके नहीं लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में कन्वर्ट करता है। किसमें, दूध के लिए दही में कन्वर्ट करता है। दूसरा, दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसके लिए लैक्टिक एसिड में बदलता है। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे इसमें एलएबी के बारे में। अब बात करते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए का द्विकुंडल मॉडल पर नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल होता है, उसके बारे में बनाना है। तो इसमें केवल नामांकित चित्र पूछा है। अगर विस्तार से वर्णन पूछता है तो हमें शर्करा के बारे में अलग से लिखना पड़ता है, नाइट्रोजन क्षार के बारे में अलग से लिखना पड़ता है, फास्फेट ग्रुप के बारे में अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, पर तो पूछा केवल नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो डीएनए को इस प्रकार से लेंगे, डीएनए का एक स्टैंड इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा स्टैंड ले लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से डीएनए लेंगे। ठीक है, इसका कुछ डीएनए होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से संरचना होती है डीएनए की। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इसकी व्यास की बात करते हो। यहाँ से यहाँ तक जितना व्यास है इसका, ये यहाँ तक आपको व्यास दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको व्यास दिख रहा है। अगर बात करिए कितना होता है, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अगर बात करें इसके एक पिच का मतलब होता है कि एक चक्कर की बात करें, एक चक्कर इतनी बात करें तो उसकी कितनी लंबाई होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो उसकी कितनी दूरी होती है, कितनी लंबाई होती है, उसकी होती है 14 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 14 एंगस्ट्रॉम होती है। एक पिच के अंदर कितने, एक पिच के अंदर एक चक्कर के अंदर कितने कितने वोल्ट होते हैं, कितने कितने डजन होते हैं, 1 2 3 4 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक देखो इस 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 नाइट्रोजन बेस और इस नाइट्रोजन क्षार के नहीं, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, इसकी इन दोनों के बीच में दूरी होती है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, एक बीच में दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए में लिखना है। ये क्या होता है, ये शर्करा होती है, ये शर्करा होता है वो फास्ट, इसमें नाइट्रोजन क्षार होती है। इस प्रकार से हमारे को डीएनए बनाना है। तो सिर्फ नामांकित चित्र पूछा है, ना कि इसका विस्तार से वर्णन। अगर विस्तार से वर्णन होता तो या तो फिर 3 नंबर में आता है या फिर लॉन्ग में आता तब पूछता है। ठीक, तो बस इतना होता है इसमें नामांकित चित्र में, केवल चित्र बनाना, नामांकन चित्र बनाना है, उसके नाम कर देना है, बस इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटा स्टेटस से आप क्या समझते हैं, और मेटा स्टेटस क्या होता है इसके बारे में जब बात करते हैं। देखो मेटा स्टेटस होता क्या है, जो कैंसर कोशिका होती है एक स्थान से, जो कैंसर कोशिका मान लो शरीर में किसी भी अंग में है, ठीक है, तो वहां से वो किसी रक्त के या फिर नसका के द्वारा किसी दूसरे अंग में पहुंच जाती है, किसी दूसरे के पहुंच जाती है, तो उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं को अपने मूल स्थान से अलग होकर रक्त या नसका के माध्यम से, शरीर के अन्य भागों तक फैल जाना क्या कहता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, ये जो कैंसर कोशिका होती है अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, शरीर के दूसरे भागों में पहुंच जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन को। अब आ गया क्वेश्चन, आ गया लघुत्तरी सेकंड। लघुत्तरी सेकंड में क्या होता है, ये लघुत्तरी सेकंड होता है। ये क्या होता है, इसमें कितने नंबर का आता है, ये आता है 3 नंबर के क्वेश्चन। ये कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें देखो इसमें अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम एक पेज या फिर आधा पेज तो लिखना होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, नामांकित चित्र देखो नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें नामांकित चित्र भी बनाना है और संरचना का वर्णन भी करना है। क्या करना है, उस संरचना का वर्णन भी करना है। तो अगर बात करें इसमें संरचना, पहले संरचना इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है,
इस प्रकार से संरचना बनाएंगे। ऊपर होता है शीर्ष भाग होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर शीर्ष भाग होता है, बीच में ग्रीव भाग होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक मध्यखंड होता है, फिर यहाँ से लेके पूछ भाग होती है। इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर शीर्ष होता है, फिर ग्रीव भाग होता है, फिर मध्यखंड होता है, फिर क्या होती है, पूछ होती है। अगर बात करें शीर्ष भाग की, तो शीर्ष भाग के सबसे ऊपरी साइड होता है एक्रोसोम। क्या होता है, ये एक्रोसोम होता है, इसे अग्र पिंडक कहते हैं। उसके बीच में जो सिर होता है, सिर में क्या होता है, गुणसूत्री पदार्थ भरा हुआ होता है, ठीक। इसी में क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे ग्रीवा, तो ग्रीव भाग का क्या काम होता है, तो इन सब काम लिखने अलग अलग कार्य लिखने। ग्रीव भाग का क्या काम होता है, ग्रीव भाग मध्यखंड को और शीर्ष के लिए जोड़ के रखती है। अगर बात करें इसके बाद जो मध्यखंड होता है, तो मध्यखंड में हम लिखेंगे कि मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया गुणसूत्र के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बाद में और जो इसके एक तारक का, तारक का भी उपस्थित, तो तारक का से क्या निकला, तंतु निकल के जाता है पूंछ के लिए, ठीक। अब बात करें पूंछ की, तो पूंछ का क्या काम होता है, पूंछ सबसे लास्ट बाहरी सबसे अंतिम सिरा होता है, ठीक। जो पूंछ होती है गुणसूत्र का सबसे अंतिम सिरा होता है। ये गति शुक्राणु के लिए गति करने में, फिर दिशा करने में मदद करता है, हेल्प करता है। बस इस प्रकार से लिख देंगे 3 नंबर का। तो 3 नंबर का तो लगभग आपके लिए आधे पेज को तो करना ही करना होगा, तो चित्र बनाना है और आधे पेज के लिखना भी, ठीक है। इतना लिखना होता है, तो बस यही इसमें लिखना। तो इसका क्या, इसे चित्र बनाने में बड़ा में पूछा गया, तो बड़े में आपको सब लिखना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। अगर बात करें केवल नामक चित्र होता है, तो सिर्फ आपको चित्र बनाना है और नामांकित करना है, बस इतना लिखना होता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाइफेंटर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए और इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। अब कितने नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लाइफेंटर सिंड्रोम क्या होता है, पहले मैं एक बात आपको बता दूं। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय सेकंड वाले, लघुत्तरीय सेकंड वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने आते हैं, ये सबसे अधिक मात्रा में आते हैं, सबसे अधिक मात्रा में से। और बात करें तो इनकी संख्या होती है लगभग 12 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 12 संख्या होती है। तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 उसके भी 4 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। और 3-3 नंबर के आते हैं, कह रहे हो 36 नंबर आपके कवर होते हैं। आपको समझे इस वीडियो में, इस वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन कराने वाले, 36 नंबर क्वेश्चन कराने वाला आपके, इसी में से बहुत सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें, और क्या कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार में याद ही करते चलें, क्योंकि आपके पास में समय तो बचा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कल पेपर है। आज 22 तारीख है, आज तारीख है 22, कल आपकी 23 तारीख है, ठीक है। तो एक दिन का समय बचा है आपके पास में, एक दिन में आप ये सभी एकदम याद करते जाए, और इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं आपको गैस पेपर देखना होगा, आपको नोट्स देख लिए, आपको सोल्यूशन भी इसके साथ साथ मिल रहा है और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम पेपर आपको ऐसे आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आगे से। क्लाइफेंटर सिंड्रोम की व्याख्या कीजिए, इसके लक्षण भी लिखने हैं। तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है, उसकी क्या व्याख्या करनी है, उसके क्या करने लक्षण भी बताने हैं। तो बात है क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है, ये होता कैसे, तो क्लाइफेंटर सिंड्रोम क्या होता है, ये होता है पुरुषों के अंदर। पुरुषों के लिंग गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा का क्या होता है, 22+XY होता है, 22+XY होता है, ठीक। 23 पे जोड़ा होता है वो क्या होता है, 22+XY होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र जोड़ा होता है, ठीक है। ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। अब इन लिंग गुणसूत्रों में क्या होता है, इन लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र और आ जाता है, क्या है, एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें 2x हो जाते हैं, इसमें 2x और y, नहीं x y हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणसूत्र जाते हैं। अब 3 गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिसूत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिसूत्रता। क्या कहते हैं, कहीं त्रिसूत्र लिखा हुआ होगा, ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी या फिर त्रिसूत्रता कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की और बढ़ जाना, लिंग गुणसूत्र होता है पुरुषों के अंदर, लिंग गुणसूत्र का एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाना, उसे कहते हैं क्लाइफेंटर, उसे कहते हैं ट्राइसोमी। और इसी के लिए कहते हैं क्लाइफेंटर कहते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी एक्स वाई के कारण क्लाइफेंटर सिंड्रोम प्रदर्शित होता है। किसमें होता है, पुरुषों में होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों में दैहिक गुणसूत्र की संख्या सामान्य होती है। दैहिक गुणसूत्र होते हैं उनमें बहुत सब सामान्य होते हैं, परंतु लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक। क्लाइफेंटर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक। यह अंडजन या शुक्रजन के समय के गुणसूत्र अभियोजित के कारण होता है। क्या होता है, देखो अभियोजन होता है, जो क्या होता है, शुक्रजनन और अंडजनन होता है। जब शुक्रजनन अंडजनन होता है माता पिता में, तो क्या होता है, उस टाइम पे गुणसूत्र अभियोजन हो जाता है। क्या होता है, अभियोजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम में ट्राइसोमी बन जाती है, ठीक है। ट्राइसोमी बन जाती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं इसमें अब तो ये लक्षण, अब इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये लक्षण कैसे, जैसे पुरुषों में होता है, पुरुषों में क्या होता है, महिलाओं जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उनके जो होते हैं, स्तन का आकार बढ़ जाता है, उनकी आवाज पतली हो जाती है, ठीक। और क्या होता है, बहुत कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, और उनकी जननांग अल्प विकसित, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है, गानुस्टिया कहते हैं, वो आता है पुरुषों में, ठीक है। तो बात करते हैं क्लाइफेंटर सिंड्रोम वाले व्यक्ति बाह्य लक्षणों में पुरुष होते हैं, बाह्य लक्षणों तो पुरुष होते हैं, लेकिन इनके बाह्य जननांग क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, ठीक है।
तथा स्तर स्त्रियों के समान हो जाते हैं, स्तन होते हैं मुख्य स्त्रियों के समान हो जाते हैं, ठीक है। यह अवस्था गायनोमेस्टिक कहलाती है, क्या कहलाती है? यह अवस्था क्या गायनोमेस्टिक कहलाती है, ठीक है। गायनोमेस्टिक कहलाती है। शरीर पर बाल कम होते हैं, जिसको आपने तो पुरुषों के ऊपर शरीर में बहुत अधिक बाल होते हैं, परंतु ऐसे जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर जो बाल होते हैं बहुत कम होते हैं। यह व्यक्ति क्या होते हैं? बांध होते हैं या फिर नपुंसक होते हैं, क्या होते हैं? या तो बांध हो गए या क्या होते हैं? नपुंसक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें लिख रहा है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं भी आता हूँ, पानी पी लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन इसमें। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आगे इसमें क्वेश्चन आया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों के नाम लिखिए। अब देखो, जो जेनेटिक इंजीनियर है उसमें महत्वपूर्ण एंजाइम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से एंजाइम है, ठीक है। वो सब एंजाइम के बारे में बात करनी है, इसे हम रख देते हैं, इसका काम हो गया। देखिए, अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयुक्त होने वाले एंजाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम? देखो, एंडोन्यूक्लियस होता है, डिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है, उसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, लाइगेज एंजाइम होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रतिबंधन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डीएनए को खंडों खंडों में तोड़ना, यानी डीएनए को, डीएनए के खंडों को, जो डीएनए से खंडों, कोई डीएनए तो उसके लिए काटने का काम होता है, कहीं पर जीन को निकालना है तो उसके लिए जीन निकालने की एंडोन्यूक्लिक सहायता से डीएनए को काटेंगे, फिर जीन के लिए बाहर निकालेंगे, ठीक। और फिर क्या होता है? इसका तो काम एंजाइम डीएनए को काटने का होता है। अब बात करते हैं लाइगेज एंजाइम। अब बात करें लाइगेज एंजाइम, तो लाइगेज का काम होता है, इसका काम होता है डीएनए के जो खंड होते टूटे हुए तो कटे होते हैं उनके लिए जोड़ने का काम होता है, लाइगेज एंजाइम का काम होता है, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसका क्या काम होता है? ये होता है, यह एंजाइम डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोगी होता है। डीएनए की कॉपी बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, उसके लिए उसमें किसकी आवश्यकता होती है? उसमें पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बात करें जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आरएनए से डीएनए बनाने की, रिवर्स माने बैक जाना। वैसे आपको सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः आपको पता होगा डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। परंतु क्या करना है इसमें? क्या होता है? ये एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ये कहता है आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है। तो यह उल्टी प्रक्रिया का होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या होता है? उपयोग में होता है, उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स गियर होता है, बैक जाता है, बैक। इसका मतलब रिवर्स, तो क्या करते हैं गाड़ी को पीछे लेके जाता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जैव विविधता हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। कि जैव विविधता हानि है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हमें व्याख्या करनी है, उसके बारे में बता दो। आपको बताओ जैव विविधता हानि कैसे? इसका ये क्वेश्चन आप इसको मत पढ़ो, ये कुछ मत बोलो, ये सब आपके लिए मान लो, ये हटाओ सबके लिए। आप खुद सोचो जैव विविधता हानि कैसे कैसे हो सकती है। तो अगर हम पेड़ पौधों की अधिक कटाई करेंगे तो जैव विविधता हानि हो जाएगी, पशु पक्षियों को अधिक मारेंगे तो जैव विविधता हानि हो जाएगी। अगर हम जो जो के पहाड़ काटेंगे, पहाड़ों को खत्म करेंगे, वनों को खत्म करेंगे, अति दोहन करेंगे, मतलब अधिक मात्रा में कोई काम करेंगे तो उसे कहते हैं अति दोहन। तो इससे जैव विविधता क्या होती है? हानि होती है, ठीक है। इससे क्या होती है? जैव विविधता हानि होती है। तो बस यही में सब लिखना, अति दोहन करें, अति दोहन पहला कारण हो गया। अब बात करें सही विलोपन। सही विलोपन कैसे होता है? अगर मान लो कहीं पे कोई जाति है, कोई जाति है, जैसे बात करते हैं मनुष्य, अगर सब मनुष्य खत्म हो जाए, तो सब मनुष्य खत्म हो जाए तो मनुष्य के ऊपर जो परजीवी रहते हैं, बात करें खटमल होते हैं या फिर जीव होते हैं, तो वो भी सब खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से सही विलोपन क्या होता है? जैव विविधता हानि होती है, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में अनेक जातियां एक दूसरे पर आंशिक रूप से पूर्णतः निर्भर होती हैं। यदि कोई एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर जाति भी विलुप्त हो जाती है। अगर वैसे बात करें हम, जो जाति होती है अमरबेल, अमरबेल किस पे? अमरबेल किस पे होती है? पेड़ के ऊपर होती है। अगर पेड़ सभी खत्म हो जाएंगे तो अमरबेल भी खत्म हो जाएगी, फिर और पेड़ खत्म हो जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम भी सब खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सह विलोपन होता है। और अति दोहन क्या होता है? अधिक से अधिक मात्रा में कटाई करना, पहाड़ों को तोड़ना, ये सब क्या होता है? अति दोहन होता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा मानव आवश्यकता बढ़ जाती है, मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए रेल मार्ग, सड़क निर्माण, बांध आदि पारतंत्र के लिए क्षति पहुंचाता है, ठीक है। जनसंख्या जैसे बढ़ती जाती है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन, आगे आगे क्वेश्चन क्या हुआ इसमें? अगला समय बढ़ जा, हैंग हो गया कि नहीं? अब आगे क्लस्ट्रोगेमस फूल क्या है? क्लस्ट्रोगेमस फूलों पर परपरागण हो सकता है, कारण बताइए। तो क्लस्ट्रोगेमस फूल क्या होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। इनको हम कहते हैं अनुन्मीलिय परागण। क्या कहते हैं? अनुन्मीलिय पुष्प कहते हैं। क्या होते हैं? अनुन्मीलिय पुष्प होते हैं, उन्मीलिय पुष्प होते हैं। उन्मीलिय पुष्प कौन से होते हैं? वो पुष्प जो हमेशा खिले रहते हैं, खिल जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। और अनुन्मीलिय कौन से होते हैं? जो कभी खिलते ना हो, खुलते ना हो। इसमें वही पूछा गया है।
और उनके इसको कहते हैं क्लस्टोग्राम्स, यानी क्लस्टोग्राम्स वे फूल होते हैं जो कभी खुलते ना है या फिर खिलते ना है। तो वे फूल होते हैं जो खिलते नहीं है या फिर खुलते नहीं है। जब ये फूल बंद रहेंगे हमेशा, तो इनमें क्या, इनमें स्वपरागण और परपरागण, खुद सोच के बताओ। जब पुष्प कोई बंद है, कोई पुष्प बंद है, तो उसमें स्वपरागण होगा, क्योंकि परपरागण तो होगा नहीं। उसके अंदर वर्तिकाग्र होंगे, परागकोश में आपस में चिपके होंगे, तो स्वपरागण करेंगे। सादगी वाली साधारण बात है, ठीक है। तो उसमें वही लिखा हुआ है, क्लस्टोग्राम्स फूल वे फूल होते हैं जो बंद रहते हैं। क्या होते हैं? जो बंद रहते हैं और स्वपरागण करते हैं। स्वपरागण को करेंगे जब कोई पुष्प बंद है, तो उसके अंदर ये पराकल है, ये पराकल है, ये सॉरी पुंकेसर है, और ये क्या, ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही आपस में कर लेंगे क्रिया, आपस में परागण कर लेंगे। इसको बाहरी कारक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस यही होता है। ये फूल कभी खुलते नहीं है और परागण के लिए बाहरी एजेंटों पर निर्भर नहीं होते। अरे भाई, जब ये पुष्प बंद है तो बाहरी एजेंट का काम ही क्या, बाहरी कारक का कोई काम ही नहीं है, तो ये दूसरे पे निर्भर नहीं होते, ठीक है। बस उदाहरण पे कुछ प्रकार की घासें, मूंगफली और कुछ अन्य पौधे हैं वो होते हैं, सॉरी, कुछ मूंगफली है, घासें, और कुछ अन्य पौधे क्या करते हैं, क्लस्टोग्राम्स फूल, वो क्लस्टोग्राम्स होते हैं, ठीक है। क्लस्टोग्राम्स प्रकार के फूल फूल पे मतलब फूल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, सॉरी, आगे उदाहरण से पूछा गया। उदाहरण क्या है? उदाहरण तो ये हो गया। अब बात करते हैं कारण बताना है कि कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते, तो उसका कारण देना है। देखो, क्लस्टोग्राम्स फूलों में परपरागण नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण यह है कि ये फूल बंद रहते हैं और उनके परागण और वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिससे स्वपरागण होता है। बाहरी एजेंट पहुंच नहीं पाता है, जो बाहरी एजेंट होता है वो जैसे हवा हो गई, वायु हो गई, ये सब पहुंच नहीं पाते हैं, और फूलों पर नहीं पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा, तो फिर उनके अंदर परागण होगा, दूसरा परागण भी नहीं पहुंचेगा, तो क्या करेंगे, स्वपरागण कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अभी क्वेश्चन क्या था? अब इसमें देखो, अभी हमने पढ़े थे 4 क्वेश्चन, क्या थे? 4 क्वेश्चन तो वो थे जो चौथे क्वेश्चन के आए थे, नहीं, चार के 4 क्वेश्चन थे, क ख ग घ, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 क्वेश्चन होंगे, ये भी 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है। ये कितने कितने 3-3 नंबर के होते हैं, लास्ट में सबके नंबर में लिखा हुआ आता है कि कितने नंबर कौन सा क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से पूछा गया है कि जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले, किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? यह फसलों के लिए किस प्रकार सुविधा शुभ शुभदायक है? शुभदायक मतलब लाभदायक है, शुभदायक मतलब शुभदायक मतलब लाभदायक है, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक क्या होते हैं? ये क्या मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है खेती होती है, सूक्ष्म द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे बात करें जैव उर्वरक ऐसे जीवाणु या फंगी होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, और पुष्पों के, और बात करें पुष्पों के, कलर चेंज कर लूं इसका मैं, और पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। उर्वरक रासायनिक ये जो उर्वरक होते हैं, जो जैव उर्वरक होते हैं, ये रासायनिक उर्वरकों से विकल्प के रूप में यूज किए जाते हैं। अगर मान लो अगर रासायनिक उर्वरक यूज ना करो, तो आप जैव उर्वरक यूज करो, ठीक है। इनके उसके विकल्प के रूप में यूज करे जाते हैं, ठीक है, उपयोग में लाए जाते हैं। बात करें तो राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है। देखो, अगर फसल करने से पहले राइजोबियम जीवाणु होता है, उसको मतलब उसकी फसल करने की खेती करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये विशेष रूप से क्या करता है, ये जैसे दाल वाली फसलें, उनमें क्या करता है, जैसे दलहन वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें जैसे मेज है, चना है और अरहर, ये इनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि ये जड़ों में जाता है, जड़ों में पहुंच जाता है, जड़ों में क्या करता है, जड़ों में रहता है, फिर बासु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन होती है, उसका स्त्रीकरण करके पेड़ पौधों के लिए पहुंचाता है। तो बस इसमें भी लिखा हुआ है कि राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिट्टी में उपलब्ध होती है, इसमें थोड़ा गड़बड़ क्या, नाइट्रोजन को मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन होती है, उसके लिए कैसे बदलता है, नाइट्रोजन प्रवर्धित करता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन के लिए प्रवर्धित करता है, जो मिट्टी में उत्पन्न होती है, उससे निकाल के पेड़ पौधों के लिए लाभदायक, पेड़ पौधों के लिए देता है, ठीक है। जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, और जिससे फसलों की क्या होती है, वृद्धि होती है, उत्पादकता बढ़ती है, और मिट्टी की उर्वरकता जुड़ जाती है। देखो, ये क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है, ये फसलों की जड़ों में होता है, फिर जड़ों में होता है, गांठ होती है छोटी, उनमें होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मिट्टी से नाइट्रोजन के निकाल के पेड़ पौधों के लिए देता है, फिर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, ये सब इसका काम होता है राइजोबियम जीवाणु का, ठीक है। अब देखते हैं इसका, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन उसने दिया है, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डाइएमीज की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। तो वो जीन चिकित्सा क्या होती है? जीन चिकित्सा क्या होती है? यह एक चिकित्सा है, जीन चिकित्सा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोग को ठीक करने या उनके लक्षणों को कम करने के लिए जीन को बदलने या संशोधित करने का प्रयास किया जाता है। यानी यह जीन द्वारा प्रक्रिया होती है, जीन द्वारा इसका
जो उपचार होता है, किसी व्यक्ति में अगर कोई रोग है तो उसे क्या है, उसके लिए जीन, उसका जीन चेंज करते हैं, जीन हटा देते हैं, जीन हटा कर कोई दूसरा जीन लगा देते हैं, इसे कहते हैं जीन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें जीन को तोड़ने, काटने या फिर जोड़ने या बदलने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर जीन का काटना भी होगा, जोड़ना भी होगा, अंदर भेजना भी होगा, ट्रांसप्लांट करना भी होगा, सब कुछ होता है ना, तो इसमें बहुत सारी तकनीकों यूज किया जाता है। ठीक, बात करें एडेनोसिन डायमीथ एडीए की, एडीए की कमी कमी एक जीनी विकार है। कैसा है? जीनी विकार है, यानी जीन द्वारा होने वाले विकार है। ठीक है, इस जिसमें एडीए जीन में दोष के कारण क्या होता है, शरीर में एडीए एंजाइम की कमी होती है। अगर एडीए जीन होता है उसकी कमी हो जाती है, फिर उसकी उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ कारण होता है कि खराब हो जाता है, बेकार जीन दोष हो जाता है, दोष हो जाता है, खराब हो जाता है एडीए जीन, तो उसके कारण क्या होता है, एडीए जीन एंजाइम की कमी होने लगती है, एडीए एंजाइम बनाता है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की, तो 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर जीन चिकित्सा का पहला सफल प्रयोग किया गया था। 4 वर्ष की लड़की थी, तो 1990 में उस पर इसका सफल प्रयोग किया गया था, जिसमें एडीए की कमी के कारण उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी, जिससे क्या होता है, जीन चिकित्सा के बाद उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार हुआ और वह सामान्य रूप से जीवन जीने लगी। यानी कि जो 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसमें एडीए कमी कमी हो गई थी, तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली थी वो खराब हो गई थी, तो उसमें फिर एडी जीन चिकित्सा के द्वारा उसके अंदर एडी जीन ट्रांसफर किया जाता है, फिर वो समान रूप से जीवन जीने लगी। ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण भी लिख देंगे। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन से पूछा जाए, आगे इसमें अगला क्वेश्चन है, तो अभी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्न में से किन्हीं दो को प्रकाश कीजिए, यानी इसे 3 दे रखे, एक है सहभोजता, परजीवता और लॉजिस्टिक विकास। और यहाँ पे 3 दे रखे, 3 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें 3 में से कोई 2 पर टिप्पणी करनी है, 2 पर टिप्पणी करनी है, एक कितने नंबर का, एक होगा, 1.5 नंबर का होगा, फिर एक कितने नंबर का होगा, एक होगा, एक सही, 1/2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें 2 है तो कितने नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बात करते हैं, इसमें पहला देखो, इसमें सहभोजता है, परजीवता है और लॉजिस्टिक विकास है। मैंने तीनों के बारे में बताया है, आपके लिए 2 के बारे में लिखना है। ठीक है, मैंने तीनों के बारे में बताया है, आपको 2 के बारे में लिखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या सहभोजता के बारे में। सहभोजता क्या होती है? तो सहभोजता एक ऐसा संबंध है, सहभोजता एक ऐसा संबंध है जो एक सहभोगी बिना किसी लाभ के, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। सहभोजता एक ऐसा संबंध है, दो 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 जातियों का ऐसा संबंध होता है इसमें कि एक जाति दूसरी जाति के लिए बिना लाभ पहुंचाए अपना जीवन आराम से व्यतीत करती है और लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, तो भाई इसमें लिखा हुआ है जब किसी पारस्परिक संबंध का एक ऐसा संबंध है, यानी एक सहयोगी क्या करता है, बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है, यानी लाभ प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, इस संबंध को कहते हैं सहभोजता का संबंध कहते हैं, सहभोजता कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जैसे उदाहरण की बात करें तो आरोही होता है। ठीक है, और बात करें कठलता होता है, आर्किड होता है। आर्किड क्या होता है, ये नीम के पीपल के पेड़ के ऊपर जमा हुआ होता है आर्किड। ठीक है, अब बात करते हैं परजीविता। परजीविता क्या होता है? परजीविता में देखो ये ऐसा संबंध होता है, 2 जातियों का संबंध होता है जिसमें एक जाति को हानि होती है, एक जाति को लाभ होता है। तो जो रहती है उसके ऊपर दूसरी जाति को तो उससे लाभान्वित होती है, और दूसरी जिसके ऊपर रहती है उसको हानि होती है। तो भाई इसमें लिखा हुआ है यह ऐसे ऋणात्मक परस्पर क्रिया है, यह जो ऐसी ऋणात्मक परस्पर क्रिया है जिसमें एक सदस्य क्या होता है, एक सदस्य दूसरे सदस्य की जीवित अवस्था में ही क्या करता है, पोषण करता है, जीवित अवस्था में पोषण करता है। यह विशेष विषमपोषी जीव है जो परजीवी कहलाते हैं। ये सब आप याद ही रखना है, परजीविता में बहुत थोड़ा कठिन लैंग्वेज है, आपको ऐसे याद रखना है कि यह 2 जीवों का ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभ लेता है, दूसरी जीव को हानि पहुंचाता है, तो ये होता है परजीविता। जैसे बात करें तो जू होते हैं, खटमल होते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो अपने जो होते हैं खुद तो खून पीते हैं हमारे इंसानों का, और जो इंसानों को उसके लिए हानि होती है, उसका ब्लड कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है, उससे बीमारी फैलाते हैं। ठीक, तो ये होता है परजीविता होता है। अब बात करें लॉजिस्टिक विकास। तो लॉजिस्टिक विकास क्या होता है? तो ऐसा विकास, ये लॉजिस्टिक विकास होता है, इसमें क्या होता है, बात करते हैं लॉजिस्टिक विकास। ये एक ऐसा विकास है जिसमें पहले स्लो स्लो मतलब धीरे धीरे कोई विकास होता है, संसाधन होते हैं, आपने चरघातांक की वृद्धि थोड़ा सी सेम वैसा ही है, सेम वही है। जिसमें पहले क्या होता है, पहले जो जातियां होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे फिर एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, संसाधन जितनी अच्छी होता है, जितने अच्छे संसाधन मिलते हैं उतनी अच्छी फिर वृद्धि करता है। फिर एक बाद में क्या होता है, स्थिर हो जाती है वृद्धि। फिर क्या होता है, वृद्धि एकदम एक समय आता है तो संसाधन खत्म हो जाते हैं, तब इसमें क्या होता है, स्थिरता आ जाती है। ठीक है, बात करते हैं इसमें लिखा हुआ है लॉजिस्टिक विकास। एक प्रकार का जनसंख्या लॉजिस्टिक विकास एक प्रकार का जनसंख्या वृद्धि मॉडल है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि शुरुआत में क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, शुरुआत में बहुत तेज बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या एक निश्चित सीमा तक पहुंचती है, एक कार्य सीमा तक पहुंचती है, तो क्या होता है,
करीब पहुंच जाती है ना, तब वृद्धि दर धीमी हो जाती है, नहीं धीमी हो जाती है, या फिर अंततः लास्ट में क्या होती है, वो स्थिर हो जाती है, क्या होती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। वो लास्ट में जाके क्या होती है, स्थिर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक विकास कहते हैं, ठीक है। जैसे यह मॉडल एस आकार के वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है लॉग चरण, फिर होता है लॉजिस्टिक फेज, फिर होता है स्टेशनरी फेज, यानी स्थिर फेज, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन कहता है, अभी तो पांच के क्वेश्चन 4 थे, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी कितने क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। तो मानव जीनोम परियोजना थी, इसके उद्देश्य बताना है। देखो इसे हम महाप्रोजेक्ट भी कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लगभग 13 वर्ष तक काम हुआ था। कितने वर्ष, 2090 से लेकर 1990 से लेकर 2003 तक शायद इसमें काम हुआ था, और यह अभी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है परियोजना, पूर्ण अभी अपूर्ण है। इसमें हुआ क्या था, इसके उद्देश्य पूछे, उसमें उद्देश्य थे, जो जीन थे, कितने जीन आप बताओ, 20 से 25,000 जीन है हमारे अंदर, कितने, 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन है, जो 20,000 से लेकर 25,000 जो जीन है, ठीक है। इन सब का क्या था, इन सब के बारे में अध्ययन करने का, इन सब में अध्ययन किया, इन सब का अध्ययन किया था। और आपको 3 अरब, कितने, 3 अरब हमारे अंदर क्या है, 3 अरब, यानी 3 × 10⁻9, इतने हमारे अंदर हमारे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उन सब का अनुक्रम ज्ञात करना, ठीक है। इनको इसका उद्देश्य था द्वार जीन के बारे में अध्ययन करना। 3 अरब लगभग 3 × 10⁻9 जो क्षारीय में, उन सब के बारे में ज्ञात करना, उन सब के बारे में क्या, उन सब की नॉलेज के लेना, उसका अध्ययन करना, उन सब के बारे में ज्ञात करना, क्या जीनोम का इसका उद्देश्य था, ठीक है। और क्या था, इसके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली, जैसे सभी अब इतने सबके लिए कॉपी पेन पे तो लिख नहीं सकते, जैसे कॉपी पेन से लिख नहीं सकते, इसके लिए सभी के लिए डाटाबेस बनाया, डाटाबेस मतलब एक कंप्यूटर पे बनाया गया, कंप्यूटर में सेव किया गया इन सबके लिए, ठीक है। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य थे मानव परियोजना के। इन सब के बारे में हमने मानव परियोजना में रिसर्च की थी, ठीक है, रिसर्च की थी, ठीक। तो ये सब लिखना हमारे लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कम 4 से 5 उद्देश्य तो लिखने होंगे, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव होते हैं, उनमें इंसुलिन कैसे बनता है, तो उनमें कैसे बनता है, देखो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा होता है, जैसे इंसुलिन बनता है, तो बनता कैसे, वो पढ़ने वाले, तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके, यानी जो होता है इनमें जीव में इंसुलिन होता है, उसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी का यूज करके इंसुलिन बनाया जाता है, ठीक है। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, जो मॉडिफाइड जीव होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन अनुवांशिक अभियांत्रिकी की तकनीकी से किया जाता है, ठीक है। मानव इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया जैसे जैसे जीव के प्लाज्मिड में डाला जाता है, बैक्टीरिया द्वारा जीव के प्लाज्मिड में डाला जाता है, जीव में डाला जाता है प्लाज्मिड की सहायता से। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मानव इंसुलिन के लिए कोड करने वाले जो डीएनए होते हैं, उनको टुकड़ों को अनुवांशिक अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। जैसे जो डीएनए होता है, जो डीएनए खंड होते हैं, वो जो बनाते हैं, क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, उनके लिए अनुवांशिक रूप से बनाया जाता है, अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानव इंसुलिन के बारे में लिखना है हमारे लिए, सॉरी, ये उनके बारे, इसके अनुवांशिक रूप से संशोधित इंसुलिन के बारे में लिखना है, ठीक है। इसका आप एक्सरसाइज ले सकते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें अंजीर और ततैया के बारे में। अंजीर और ततैया के बारे में बात करते हैं। सहयोगकारिता होती है, तो सहयोगकारिता का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे सहयोगकारिता के बारे में लिखना है। यह एक ऐसा संबंध होता है जिसमें 2 जीव होते हैं और दोनों जीवों को संबंध से एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं। जैसे बात करें तो ततैया का काम होता है और अंजीर का क्या होता है। अंजीर के लिए क्या होता है, अंजीर का जो पौधा होता है, अंजीर का जो पुष्प होता है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए परागकण के लिए सहायता मिलती है। ततैया उसके ऊपर जाती है तो परागकण होता है, ठीक। और ततैया को क्या मिलता है, इसके लिए मकरंद मिलता है, और अपने अंडे रखने के लिए अंडे रखने के लिए क्या मिलता है, जगह मिलती है। तो इसका ये अंजीर का और ततैया का क्या उदाहरण है, इसका उदाहरण ये है कि इसमें सहयोगकारिता, पहले लिखेंगे सहयोगकारिता के बारे में। सहयोगकारिता एक ऐसा संबंध होता है, 2 जीवों का ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीव लाभ प्राप्त करते हैं। जो रहता है जिसके ऊपर, उसे भी लाभ मिलता है, और जिसके ऊपर रहता है उसे भी लाभ मिलता है, ठीक है। उसमें अब इसके बारे में लिखेंगे, अंजीर को क्या फायदा होता है, ततैया क्या फायदा, ततैया के लिए मकरंद मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है, उसको अपने अंडे रखने के लिए जगह मिलती है, ठीक है। और अंजीर को क्या होता है, अंजीर के लिए क्या होता है,
अंजीर के लिए यहाँ पे परागण होता है, अंजीर में क्या होता है, परागण होता है, परागण होता है, सॉरी, क्योंकि जब एक एक पुष्प पे जाता है, इस पुष्प पे दूसरे पुष्प पे जाएगा, तो यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, तो इसकी परागण क्रिया होती है, तो यहाँ से परागण इस पे ले जाएगा, तो परागण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अंजीर के लिए परागण होता है, और त्रिपया के लिए मकरकंद मिलता है, और अंडे रखने के लिए जगह मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त रेखा चित्रों की सहायता से चरघातांक की वृद्धि के वक्र का विश्लेषण कीजिए। तो ये अगर आपने मेरी वीडियो पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, उसमें मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाए हैं। तो उसमें मैंने एक आपके लिए इस प्रकार के वक्र बना के दिखाया था, और उसमें मैंने आपके लिए चरघातांक की वृद्धि समीकरण भी लिखी थी। उसकी समीकरण क्या थी, एन टी बराबर एन जीरो ई आर टी। इस प्रकार की मैंने एक आपके लिए समीकरण बताई थी, ये समीकरण मैंने बताई थी, इसके बारे में बताया था, और ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था, सभी फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्थिर फेज और मृत्यु फेज, सभी फेज मैंने बताए हैं। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, 3 नंबर और 2 नंबर वाली वीडियो, उसमें मैंने ये सभी कराए हैं, ठीक है। उसको बात करते हैं अगले क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, अभी आ गया विस्तृत, यानी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इससे बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे, एक ही अथवा क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन इसमें लिखा है चित्र सहित भ्रूण कोश का गठन का वर्णन कीजिए, कि भ्रूण कोश का गठन क्या क्या है, सभी क्या मॉडिफाइड होते हैं, सबके बारे में बताना है। इसकी वीडियो मैंने अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने इसकी पूरी सचित्र वर्णन बताया, बहुत अच्छे से डिटेल बताया है, इसमें सभी सभी अवस्थाओं को मैंने बताया गया है। तो सब इसके बारे में आप पीछे वीडियो आकर देख सकते हैं, पिछली वीडियो। और बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब इसमें भी 3 चीजें रखी है, रेड डाटा बुक है, परागकण है, और विपंसन है। ये कितने डायरी नंबर के आते हैं, 2.5 टू 2.5 यानी डायरी नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो या तो आपको ये करना है, फिर ये करना है। ये वाली वीडियो जो मैंने कल, जो परसों कल वीडियो डाली थी, जो कल वीडियो डाली मैंने, 2 नंबर वाली थी और 3 नंबर वाली थी, उसमें मैंने आपके लिए बताया कि रेड डाटा बुक सबसे लास्ट में है, पराकर शुरुआत में ही है। इसका हमें क्या चित्र बनाया था, मैंने चित्र बना के समझाया था। इसमें टेस्ट जो जिसमें 2 चोल होते हैं, बाह्य चोल होता है, अंतःचोल होता है। अंतःचोल क्या होता है, अंतःचोल होता है स्प्रोपोलिन से बना होता है, और सॉरी, बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल स्प्रोपोलिन से बना होता है, और अंतःचोल होता है वो कैसे बना होता है, पेक्टोसोलस से बना होता है, ठीक है। रेड डाटा बुक का थी, इसमें वो सभी जातियों के बारे में लिखा गया जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, अभी विलुप्त हो चुकी है, जैसे बात डायनासोर हो गया, और हिरन हो गया, कस्तूरी हिरन हो गया, इन सब के बारे में मैंने बताया था। रेड डाटा बुक उसे कहते हैं। और बात करें विपंसन, तो विपंसन क्या होता है, विपंसन के लिए एक पुष्प होता है, पुष्प के लिए पुष्प का जो पुष्प के परागकोश होते हैं, परागकोश को काट के फिर निकाल कर भाग कर दिया जाता है, जिसे विपंसन के लिए कहते हैं। तो ये सब मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने पीछे वीडियो में देखी, तो वहां से आपके सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज तो इस पेपर को आपको इस पेपर में जितने क्वेश्चन का है, वो सब आपके कई बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखें, और वहां सब क्वेश्चन अपने कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या रखा है आगे। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, फूलों में परागकण के वर्तिकाओं को स्थानांतर एवं निषेचन पूर्ण होने वाली सारी घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा आया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आया नहीं हो। इसमें 2 क्वेश्चन, एक ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतर एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन करना है, यानी कि आपको परागकण का परागकण से लेकर भ्रूण बनने तक की, जो भ्रूण बनने तक की क्रिया होती है, उसमें बहुत सारी अवस्थाएं आती है, जो मैंने आपके लिए बताई थी। इस प्रकार से हॉस्टल कोशिका होती है, उसमें इस प्रकार से विभाजन होता है। फिर उसके लिए एक हृदय अवस्था आती है, एक हृदय अवस्था आती है, फिर वो क्या होती है, एक हृदय कारण अवस्था आती है। फिर उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दोनों में समान होता है। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी, तो उसमें सब कुछ अच्छे डिटेल से आपको समझाया है, और चित्र बनाकर मैंने समझाया है, ठीक है। तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे परागकण का वर्तिकाग्र क्वेश्चन की क्रिया होती है, इसे कहते हैं परागकण, इसे कहते हैं परागण कहते हैं। इसके बारे में मैंने आगे आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप बाहर जाके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप बाहर जाके क्वेश्चन के लिए कवर कर सकते हैं, और अपने अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन शुरू दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। ये क्या है, ये 9वां क्वेश्चन है, इसका भी लास्ट क्वेश्चन, इसका भी, इसमें दूसरा क्वेश्चन होता है, इसमें अथवा वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको ये क्वेश्चन समझना है। ये क्या होता है, बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था आपके लिए। बायोगैस वो गैस होती है, इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, परंतु इसमें मेथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। ये मेथेन गैस होती है, मेथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, इसके लिए मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके लिए मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्या तो CH4 होता है, इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इससे गोबर गैस, गोबर से बनती है, गोबर गैस भी कहते हैं, जैव गैस भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होती है, इसको बायोगैस भी कहते हैं। ये कैसे बनती है, गोबर से बनती है। और जो खेतों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मान लो खेत होते हैं, खेत में धान का पुआल होता है, उसके लिए एक साइड का तो सड़ान पुआल, उससे गैस बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं बायोगैस कहते हैं। और इसमें प्रयुक्त होने वाले जीवाणु का नाम पूछा गया है। इसे पूछा गया है, इसके उत्पादन में
प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव वो कौन कौन से होते हैं? मैथुन बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? मैथुन बैक्टीरिया होते हैं, मैथुन जीवाणु होते हैं, उन सबका उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, बस इसी प्रकार का लॉन्ग टाइम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपके लिए इसमें चित्र बना सकते हो। चित्र को इस प्रकार टैंक टैंक बनता है, टैंक फिर इस प्रकार से लगा होता है, ढक्कन से टाइप लगा होता है इस प्रकार से, इस प्रकार का टैंक बनता है, इस प्रकार टैंक बना होता है, फिर इसमें इस प्रकार का कुछ लगा हुआ होता है, फिर यहाँ से एक नली निकलती है, नली निकल के वो यहाँ से फिर गोबर, यहाँ से गोबर का निकलता है, गोबर से इसमें यहाँ लेके आते हैं, इस प्रकार से चित्र होता है, चित्र बना सकते हैं आप। फिर यहाँ से इस प्रकार से निकाल के यहाँ पे अपशिष्ट निकाल देते हैं, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं बायोगैस को बनाना चाहे तो। ठीक है, और यहाँ से गैस निकलती है, यहाँ से गैस के लिए निकलती है, यहाँ पे टोटी लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है टोटी, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप अच्छे चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये होगा, ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए। बस इतने आपके क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप पूरा पेपर एक बार दोबारा से वीडियो, अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और सभी क्वेश्चन आप एक बार में तैयार कर लें, क्योंकि आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें और लास्ट तक अच्छे से देख लें। लास्ट तक आपने देखी ही होगी, यहाँ तक आए हैं तो। ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और अपनी वीडियो अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये इस प्रकार का सेम क्वेश्चन था, नहीं सेम इसी प्रकार का, इस नए पैटर्न पर मैंने बनाया था। सेम इसी प्रकार का इसी प्रकार का मैंने पेपर बनाया है, सेम ऐसा ही पेपर। और ये 2026 में आपके लिए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। मिलते हैं नए वीडियो, तो धन्यवाद।